हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 2023-24 सेशन वालों के लिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका PDF का सोल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, तो वहाँ जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। वहाँ हम बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, और दूसरे वीडियो में 30 से लेकर के 46 तक हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 47 से, यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब जो ये इक्वेशन दिया गया है इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हुआ एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो आ गया। तो जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख देंगे गिवन। क्या दिया गया, जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख ली। 5x + 3y + z = 16, 2x + y + 3z = 19, x + 2y + 4z = 25। तो ये जो दिया गया था उसको हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आखिर लिखेंगे क्यों, लिखेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि बोला गया है कि मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट होता है AX = B, AX = B। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो x के पहले वाले को कॉलम 1 में लिखना है, y के पहले वाले को कॉलम 2 में लिखना है, z के पहले वाले को कॉलम 3 में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए ए। अब ये हम लोगों को लिखा गया। अब x क्या होता है, x क्या होता है, तो x होता है वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल कितना दिख रहा है, 3, x y और z। तो यहाँ लिख दिए x y z, कोई दिक्कत नहीं। b क्या होता है, तो b होता है इक्वल के बाद वाला, यानी जो राइट साइड में रहता है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ b का मान हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चाहिए x का मान, इस x का मान चाहिए, मतलब इस वेरिएबल का मान चाहिए। तो इस वेरिएबल का मान चाहिए तो a को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इन्वर्स भी हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ है, अगर tan थीटा बराबर x है, tan थीटा बराबर में क्या है x, तो tan को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, tan इन्वर्स x हो जाता है। उसी तरह से a को राइट साइड लाएँ तो a इन्वर्स b बन गया, ठीक है। अब हम लोग को x y और z का मान चाहिए, मतलब इसका मान चाहिए। तो सबसे पहले तो a इन्वर्स पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए। तो दोनों को गुना करने के बाद हम लोगों को x y और z का मान मिलेगा। तो सबसे पहले तो a इन्वर्स हम लोग को चाहिए, b का मान तो दिया गया है लेकिन a इन्वर्स नहीं दिया गया। तो सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। a इन्वर्स बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का। तो ये मैट्रिक्स ये दिया गया है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। प्लस माइनस प्लस, R1 के लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ क्या, सबसे पहले 5 के सामने वाले रो और कॉलम को ढक देंगे, ठीक है। तो 1 को 4 से गुना करेंगे, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे 3, तो यहाँ माइनस में 3, अच्छा प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में 5, फिर माइनस में 3, तो माइनस में 3 लिख दिए। अब क्या करना है, 3 के सामने वाले रो और कॉलम को ढक देना है। तो बचा क्या, 2 3 1 4। तो 2 को 4 से गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो 2 को 4 से 8, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 3। अब क्या करेंगे कि 1 के सामने वाले रो और कॉलम को ढकेंगे, तो प्लस में 1 होता है, तो प्लस में 1 लिख दिए। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 जब 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, 4 - 6, यानी ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो माइनस में 2 -3, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5, 4 - 1 3। तो यहाँ गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 22, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर आ गया तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिटर्मिनेंट हम लोग का निकलेगा नहीं। आप कैसे बोल दिए कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप थोड़ा कुछ तो बताइए। तो चलिए बता देते हैं। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए
बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे वाला ही अगर जीरो आ जाएगा तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे 1/0 क्या होता है, ये मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस है तो एक्स वाई जेड का मान हम लोगों को नहीं निकलेगा, इसीलिए तो वो जो दिया है वो 5 मार्क्स में दिया है। तो अगर 5 मार्क्स में दिया है तो अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ही अगर जीरो आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, सो डज नॉट फाइंड एक्स वाई और जेड। तो फिर वो 5 मार्क्स में दिया क्यों, एक्स वाई जेड का मान उसको निकालना है, इसीलिए तो वो 5 मार्क्स में दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो आएगा वो डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, जो वहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वो डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, वही क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग को सबसे पहले इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं लेकिन एडजॉइंट नहीं निकालें, तो एडजॉइंट निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आप माइनर को फैक्टर भूल जाइए, आप चुपचाप से यहाँ देखिए एडजॉइंट आखिर निकालेंगे कैसे। सबसे पहले करना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर देना है, मतलब सेल अल्टरनेट कर देना है। सबसे पहले याद रखना प्लस, उसके बाद माइनस प्लस करके भर देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट देना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, बात को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखना कहाँ है A11 में, तो A11 में क्या है 5, तो 5 के सामने रो और कॉलम को ढक देना है। 5 के सामने रो और कॉलम को क्या करना है, ढक देना है। अब बचा क्या 1 और 4, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 4 माइनस में क्या हो जाएगा 6। तो वही काम यहाँ किए हुए हैं, बाहर में माइनस तो लगा पहले से। अब क्या करेंगे, अब 3 के सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, तो बचा क्या 2 3 और 1 और 4, तो 2 को 4 से गुना करेंगे 8, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 8 - 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि 1 के सामने रो और 1 के सामने कॉलम को ढक देंगे, तो क्या बचेगा 2 1 1 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे उसी तरह से, कहाँ लिखना है, तो 2 के सामने, मतलब यहाँ लिखना है ये 21 में, तो ये 21 में 2 है, तो 2 के सामने रो 2 के सामने कॉलम को ख़त्म करेंगे, तो 3 को 4 के साथ, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो 4 3 जा 12, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब 12 माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 1 के सामने रो और 1 के सामने कॉलम को ढक देंगे, 5 को 4 से 20, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना है 3 के सामने, इसके सामने ढक देंगे, मतलब ये 2 3 लिखना है, तो उसके सामने रो और उसके सामने कॉलम को बंद कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या 5 3 1 2, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 2 जा 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 10 - 3, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 1 के सामने रो 1 के सामने कॉलम को ढक देंगे, 3 को 3 से 9, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 9 - 1। फिर उसी तरह से करते जाना है, 2 के सामने रो 2 के सामने कॉलम ख़त्म, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 जा 15, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, 15 माइनस में क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, 4 के सामने रो और 4 के सामने कॉलम खत्म, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 5 माइनस में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आ गया। अब ये अभी हम लोगों का क्या निकला है, तो कोफैक्टर निकला है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब हम लोग का एडजॉइंट बनेगा, तो ये ट्रांसपोज करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है। अच्छा एक बार थोड़ा हम लोग रिकॉल कर देते हैं, ये जो आया ब्रैकेट के अंदर वाला ये क्या आया, तो ये माइनर हम लोगों का आया, ये माइनर आया, बाहर में प्लस माइनस साइन जो दिए वो क्या बना दिए, तो कोफैक्टर बना दिया। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिए तो यही बन गया एडजॉइंट। तो एक ही लाइन में हम लोग क्या निकाल दिए, माइनर भी निकाल लिए, एडजॉइंट भी अच्छा कोफैक्टर निकाल दिए और एडजॉइंट भी हम लोग यहीं निकाल लिए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे 4 - 6 माइनस में 2, 8 - 3 5, लेकिन बाहर में माइनस है तो -5, 4 - 1 3, 12 - 2 आ गया 10, लेकिन बाहर में माइनस है तो -10, 20 - 1 19, 10 - 3 7, लेकिन बाहर में माइनस है तो -7, 9 - 1 8, 15 में 2 जाएगा तो बचेगा 13, और बाहर में माइनस लगा तो माइनस में 13, 5 - 6 आने माइनस में 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज बोलता है रो को कॉलम बना दो, जैसे R1 है तो इसको C1 बना दिए, R2 है C2 बना दिए, R3 है तो इसको C3 बना दिए। मतलब जो सोया हुआ है उसको क्या कर देना है, तो खड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं,
तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों को आया है माइनस में 22, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में 22 आया है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 1 अपॉन माइनस में 22, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, तो अच्छा ये चीज़ है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए आया हम लोगों का, एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ देख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए यही ना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो वही काम हम लोग यहाँ किए हुए हैं, यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं फ्रॉम वन मतलब क्या हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग क्या किए हुए थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने हुए थे। तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का मान हम लोगों को पता चल गया, बी का मान भी पता है, तो हम लोग दोनों को गुना कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, मतलब वेरिएबल का मान हम लोगों को निकल जाएगा। तो अब वही काम करते हैं फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से क्या किए हुए हैं, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स का मान क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड रख दिए। ये इन्वर्स, तो ये इतना जो है सो ये इन्वर्स है, और ये क्या है बी। अब दोनों को गुना करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। माइनस में 1/22 है। अब हम लोग गुना कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आप तो बता दिए कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, लेकिन गुना आखिर करेंगे कैसे, तो चलिए वो भी हम बता देते हैं। पहलका को पहलकी से के साथ गुना करना है, तो -2 को 16 से क्या हो जाता है, माइनस में 32, बीच में होता है प्लस, लेकिन अगर -10 को 19 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो माइनस में 190, ठीक है। बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ -10 को अगर 19 से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस दिया गया। 8 को किससे गुना करना है, 25 से, दूसरका को दूसरकी के साथ, फिर तीसरका को किसके साथ, तीसरकी के साथ। तो 8 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से R2 को उठाना है और फिर इसके साथ, तो 5 को 16 से तो माइनस में 80, फिर 19 को 19 से गुना करेंगे तो 361, फिर -13 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -325, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से R3 को उठा के C1 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 को 16 से 48, -7 को 19 से क्या हो जाएगा, माइनस में 133, 1 को 25 से तो 25, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो गया, मतलब बीच में होता है प्लस, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 122 जैसा था ऊपर में वैसा ही लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -22 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 44, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 110, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो जो माइनस था वो प्लस, प्लस था वो माइनस हो जाता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/22। ये सब था माइनस, तो माइनस अंदर भेजेंगे सब बन गया प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 22 को अंदर भेजेंगे, जैसे यहाँ है 1/22 और यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा 22 गुना में, तो एक कट जाता है तो बचेगा क्या 1, तो यहाँ 1 बचेगा। उसी तरह से 14/1, अच्छा 14 इंटू 1/22 क्या हो जाएगा 14/22, काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर उसी तरह से 1/22 और इंटू में 110, 100 क्या हो जाएगा 10, कटेगा तो क्या आ जाएगा 5, तो वही काम यहाँ किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स वाई जेड लिख दिए, जो आया उसको यहाँ हम लोग लिख दिए। अच्छा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब x बराबर 1, y बराबर z, मतलब y बराबर 2, z बराबर 5, तो ये आ गया। तो यही लिख के आंसर नहीं बोल देना है, आंसर तो बोलना ही है, लेकिन इसके बाद हम लोगों का कुछ वर्क बच जाता है, कुछ काम बच जाता है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का नंबर कट जाता है। तो इसके बाद क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन में डालना है, तो चेक कर लेना है क्या हम लोगों का आंसर सही आया या नहीं आया। अगर सही आया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर गलत आया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें रखेंगे, ठीक है। एक्स का मान क्या आया, तो 1, तो 1 प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, वाई का मान 2 आया, प्लस 4 इंटू में जेड का मान क्या आया 5, तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। अगर ऐसा आ जा रहा है तो समझ लेना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जो आंसर आया वो सही है। तो 1 प्लस 2 2 जब 4, प्लस में 5 4 जब 20,
तो 20 और 4 और 1 5 मतलब 25 आ जा रहा है, मतलब LHS बराबर RHS आ जा रहा है। कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 25 ऑन द इंटरवल। तो जब भी इंटरवल दिया गया रहेगा तो समझ लेना है कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा जा रहा है। भले यहाँ लिखा नहीं है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही पकड़ जाना है। अगर इंटरवल दे दिया गया तो समझ लेना वो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग यहाँ जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो हाईएस्ट पावर 3 वाला सॉल्व करने हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया 4 पावर। तो बहुत स्टूडेंट लोग देख के घबरा जाते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, और जब क्यूबिक आ जाएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करना नहीं जानते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं, यानी पावर 2 वाला सॉल्व करना जानते हैं। किससे? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये, या तो फिर गुणनखंड करके, तो वो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ तो क्यूबिक आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो हम लोग एक्स का मान फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच के बहुत लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक करना चाहिए, तो फिर पता चल जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो देखते हैं जो दिया गया उसको फंक्शन मान लिए एफ एक्स बराबर क्या दिया था, 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 25। तो सबसे पहले या तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल चाहिए, या तो मैक्सिमम मिनिमा चाहिए। सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन चाहिए। अब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन को क्या बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर, तो इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो कैसे होगा, मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा, या तो फिर मैक्सिमम मिनिमा कैसे होगा। तो घबराना नहीं, एक ही फॉर्मूला का यूज होता है इसमें। वो फॉर्मूला क्या है, तो एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। कौन सा होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। तो एक ही डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं। 3x के पावर 4, तो 3 अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो, मतलब वेरिएबल के साथ हो, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पावर उतरता है, पावर में एक कम, मतलब 4 था तो 3 हो गया, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 4 3 जा 12 x के पावर क्यूब, वही हम यहाँ डायरेक्ट गुना करके लिख दिए, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को गुना कर दिए, पावर में एक कम कर दिए। 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस में 8, पावर को गुना कर दिए, तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, पावर में एक कम, 12 था, पावर उतरेगा तो 22। अच्छा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और एक कम मतलब 1 2 था तो 1 आ गया, माइनस में 48। एक्स का होता है 1, 1 को गुना में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसको 0 से इक्वेट करना है। अब एक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले एक्स का मान, अच्छा कोई भी चीज़ हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल आ तो कुछ भी रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे, एक्स का मान आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे या तो फिर क्या रहे, तो मैक्सिमम मिनिमम रहे, एक्स का मान तो फाइंड करना होगा। अब यहाँ से आ गया क्यूबिक, तो बहुत लोग क्यूबिक यहाँ देख के डर जाते हैं, वो एक्स का मान फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से 12 सब में दिख रहा है, तो 12 को कॉमन ले लिए, 12 को कॉमन लेके इधर धोबिया तालाब में बहा देते हैं, मतलब इधर गुना में तो इधर लाएंगे भागा में, तो 0 समथिंग रहेगा, तो 0 ही रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों में तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 2 प्लस में 2x माइनस में 4 है, 2 तो यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या एक्स माइनस 2, और यहाँ भी एक्स माइनस 2। अब दोनों में एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 2 आ गया, लेकिन अगर आप राइट साइड को सॉल्व करोगे तो यहाँ इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो हम लोग को इमेजिनरी नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, रियल चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोगों को पहचानना है कि मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट है कि क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा है या सिंपल मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरवल दिया गया हो तो समझ लेना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है,
तो उस केस में डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना पड़ता है। कब? तो जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछा जाए, एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा जाए, तब हम लोगों को डबल डेरिवेटिव का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर केवल मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए, केवल मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए, तब हम लोगों को डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो विदाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आएगा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा। आप लोगों को थोड़ा खुद से दिमाग लगाना है। अगर मॉडल सेट में आप लोगों का दिया है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो एब्सोल्यूट वाला आएगा ही नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉडल सेट से थोड़ा अपोजिट सोचना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाउ, तो इसमें एफ डबल डैश एक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में डबल डेरिवेटिव का ज़रूरत नहीं होता है। तो जो पॉइंट आया और जो इंटरवल दिया गया, इंटरवल वहाँ क्या दिया गया था, तो इंटरवल दिया गया था आप लोगों का 0 और 3, यही ना दिया गया था, या तो फिर 2 और 3 दिया गया था, 0 और 3 दिया गया था। तो चेक करना है किस पर, तो ये 0 और 3, 0 और 3 और जो पॉइंट आया, इस तीनों पॉइंट को किस में रखना है, तो एफ एक्स में रखना है। जो एफ एक्स दिया गया उसमें रखना है। कौन कौन पॉइंट को रखना है, जो पॉइंट आया और जो पॉइंट दिया गया इंटरवल में, इंटरवल में आप लोगों को दिया गया था 0 और 3, आप क्वेश्चन में देखे होंगे। तो इस तीनों पॉइंट को किस में रखना है, फंक्शन में रखना है। तो देख लेना है कि कौन मैक्सिमम आ रहा है कौन मिनिमम, तो यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0। अब अगर आप यहाँ सॉल्व करना जानते हो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो वीडियो। 8 इंटू 0, 12 इंटू 0, 48 इंटू 0, सब 0 हो जाएगा, प्लस में 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। एफ 0 मतलब होता है एक्स के जगह 0 रखना है। एफ 2 है मतलब क्या, तो एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखना है। तो वही तो काम किए हैं। यहाँ एक्स था तो यहाँ 2 के पावर 4 कर दिए, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स के जगह 2 रख दिए, तो 2 का क्यूब 12 है, 12 रख दिए। एक्स के जगह 2 रखें, 2 का स्क्वायर, माइनस में 48 इंटू में 2 प्लस में 25। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2 के पावर 4 आने 16, माइनस में 8 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8, प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 48 को 2 से गुना करेंगे, माइनस में 96 और प्लस में 25। इसको गुना करेंगे 16 3 48, 8 को 8 से 8 64, 12 को 4 से 12 6 48, माइनस में 96 प्लस में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 39, माइनस में 39। उसी तरह से एक बार 3 रखेंगे फंक्शन में, तो 3 रखेंगे यहाँ 3, एक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 के पावर 4 माइनस 8, ये एक्स की जगह क्या है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस में 48 इंटू 3, ये एफ 3 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रखना है, प्लस में 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, उसके बाद आ जाएगा 160। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। भले आपको दिया नहीं गया, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन आपको समझ जाना है कि अगर इंटरवल दिया गया हो तो समझ लेना आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा जा रहा है। अगर इंटरवल नहीं दिया गया हो तो वो मैक्सिमम मिनिमा पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप देख लेना है कौन आ रहा है ज़्यादा कौन आ रहा है कम। तो सबसे कम क्या आ रहा है, माइनस में 39, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन हो जाएगा, तो 116। तो यहाँ लिख दिए देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू इतना, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इतना। वहाँ एब्सोल्यूट नहीं बोला था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ एब्सोल्यूट नहीं लिखे। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाँ 49 में क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो थोड़ा ये भी दिमाग लगाना है कि यहाँ क्या दिया, तो विदाउट पैरेलल वाला, पैरेलल और बिना पैरेलल हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो थोड़ा हम बता देते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया तो समझ लेना वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, या तो फिर ये वेक्टर प्लस लैम्बडा भी वेक्टर। तो यहाँ A1 क्या है 7 बटे में क्या हो जाएगा B1, तो यहाँ क्या है A1/A2 मतलब यहाँ 1 है, B1/B2 मतलब -6/-2, -6/-2 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। और C1/C2 मतलब 1/1 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये पैरेलल नहीं है। तो आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना है वो पैरेलल वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ विदाउट पैरेलल वाला दिया है। आप हर साल मॉडल सेट में आप देख सकते हो कि अगर मॉडल सेट में देता है विदाउट पैरेलल तो एग्जाम में दे देता है पैरेलल, अगर मॉडल सेट में पैरेलल वाला दिया है तो एग्जाम में दे देता है विदाउट पैरेलल वाला। खैर आप लोगों को दोनों करके जाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ तो देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है।
तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में अगर फॉर्मूला याद किए हो तो आप कार्टेशियन फॉर्म में ही बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वेक्टर फॉर्म में बदल के तब आप उसका फॉर्मूले का यूज करके आप बना सकते हो। तो हम फॉर्मूला एक ही याद करवाते हैं, ज़्यादा फॉर्मूला याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला याद करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एग्जाम में और फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला याद रखते हैं कम, और अगर कार्टेशियन में दिया हो तो उसको वेक्टर में बना देते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर हम लोगों को दिया गया था किस में, तो एंगल निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं कार्टेशियन वाला फॉर्मूला, तो वेक्टर को डायरेक्ट कार्टेशियन में बदल दिए थे। उसी तरह से हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने जानते हैं वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में बदल देते हैं। तो बदलेंगे कैसे? तो होता है x माइनस x1, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, x1 का मान -1, यहाँ y मतलब y1 का मान -1, z1 का मान -1 होता है। यहाँ क्या हो जाता है, तो 3 हो जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ x2 मतलब y2 का मान क्या हो जाएगा, तो y2 का मान यहाँ 5 रहेगा, z2 का मान क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ये या तो फिर आप ऐसे समझे, ऊपर वाले में साइन चेंज कर देना, जैसे 1 है तो -1 के साथ i लगा देंगे, 1 है तो माइनस में j, फिर यहाँ प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस कर देना है और k कर देना है। मतलब ऊपर वाले में साइन चेंज कर देना है, प्लस में लैम्बडा लगा के नीचे वाले को लिखना है, 7 के साथ i लगा देंगे, बीच में होता है प्लस लेकिन यहाँ -6 है तो माइनस में 6j लगा देंगे, z के साथ क्या लगाएंगे, मतलब z के नीचे वाले को साथ k लगा देंगे, तो 1 और k, 1 और क्या हो जाएगा k। तो ये हो गया हम लोगों का वेक्टर फॉर्म। तो ये r बराबर हो गया हम लोगों का फर्स्ट वेक्टर। अब हम लोग सेकंड वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को बाद में लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में साइन चेंज करते जाना है, 3 है -3 तो +3 कर देना है, 3i r वेक्टर बराबर, यहाँ -5 है तो +5 कर देना है 5j, अगर यहाँ -7 है तो प्लस में 7k कर देना है, और प्लस में पहले वाले में लैम्बडा दिए थे तो अगर म्यू दे देना, दूसरा कुछ कांस्टेंट दे देना है, और क्या हो जाएगा, नीचे वाले को बाद में लिखना है तो 1 के साथ i लगा देंगे, -2 के साथ j लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, तो +1 है तो प्लस के साथ k लगा देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दिए r वेक्टर बराबर या तो r1 r2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग छाटेंगे तो हम लोग का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर, यही ना होता है वेक्टर फॉर्म में, लैम्बडा b वेक्टर। तो यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है तो इसको बोल देंगे r1 और इसको क्या बोल देंगे r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग छाट लेंगे क्या चीज़, a1 a2 b1 b2 हम लोग यहाँ से छाट लेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 ये है, लैम्बडा के बाद वाले को b1 बोलते हैं, a2 लैम्बडा के म्यू के बाद वाले को b2। तो यहाँ हम लोग छाट के लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि वेक्टर जो है सो पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो ये वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर होगा। अगर ऐसा होगा तो समझ लेना है कि लाइन पैरेलल है, या तो फिर यहाँ वाले आई वाले को आई वाले के साथ देखना कंपेयर करके। जैसे यहाँ b1/b2 क्या है, 7/1 क्या बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू क्या, जे के पहले वाले क्या है -6/-2, -6/-2 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। यानी ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है दूसरा कुछ, क्या होता है, तो बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर -7 वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ क्या है, तो पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पैरेलल नहीं वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ लिख दिए वी नो दैट शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 -7 बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग फॉर्मूला पहले क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाए कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। अगर फॉर्मूला पहले नहीं लिख लेते तो क्या पता क्या निकालना है, तो इसीलिए फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लिए। तो फॉर्मूला लिखने से यह पता चल जाता है कि क्या हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ दिख रहा है b1 क्रॉस b2 चाहिए तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, a2 -7 चाहिए तो a2 -7 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वही निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 दिख रहा है तो b1 क्रॉस b2। अब क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट
आई जे के, तो आई जे के लगा देना है। अब B1 वेक्टर में देखना है, आई के पहले वाले को लिखना है, जे के पहले वाला, के पहले वाला, फिर B2 वेक्टर में आई के पहले वाला, जे के पहले वाला और के पहले वाले को लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो आई को लिखना है, आई के सामने वाले रो और कॉलम को ढक देना, -6 को 1 से, -6 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, और माइनस फार्मूला वाला और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस +2, फिर यहाँ माइनस जे होता है तो माइनस जे, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, 7 को 1 से 7 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में प्लस, उसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, 7 को 2 से गुना करेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा 14, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, और माइनस फार्मूला वाला और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस +6, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, -6 और प्लस में 2, माइनस में 4 आई, 7 - 1 क्या हो जाएगा 7 - 1 6, और बाहर में माइनस है तो -6 जे, -14 और प्लस में 6 कितना होता है -8 के, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो साथ ही साथ हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालते चलते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √अंडर i के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तीनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा √अंडर 116 हो गया। आप चाहो तो यहाँ भी रूट को हटा सकते हो या तो फिर यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे A2 वेक्टर -7 वेक्टर, तो ये भी चाहिए, A2 वेक्टर -7 वेक्टर चाहिए ना, तो इसको हम लोग लिख दिए। तो A2 वेक्टर हम यहाँ रखे हुए हैं, A2 ये है, A1 ये है, तो दोनों को देंगे सब्ट्रैक्ट कर, मतलब घटा देंगे। तो A2 वेक्टर ये है, माइनस है तो माइनस, A1 वेक्टर ये हम लोग लिख दिए 3i + 5j + 7 के, माइनस सबके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस गुना होगा प्लस, माइनस गुना होगा जाएगा तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 3i और i 4i, 5j और j क्या हो जाएगा 6j, 7k और k 8k, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना रिक्वायरमेंट था उतना हम लोग पूरा कर लिए। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला में बैठा देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हैंस शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 और A2 - 7, तो यहाँ हम लोग लिख दिए B1 क्रॉस B2 ये आया, A2 वेक्टर -7 वेक्टर यहाँ लाएँ और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यहाँ लाए थे, वही हम लोग लिख दिए, ठीक है। और बाहर से लगा देना है क्या चीज़, तो मॉडुलस, ताकि शॉर्टेज डिस्टेंस नेगेटिव में ना आए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई वाली को आई वाले के साथ, तो -4 को -4 से, मतलब -4 को 4 से गुना करेंगे तो -16, फिर उसी तरह से जे वाले को जे वाले के साथ, -6 को 6 से, माइनस में 36, -8 को 8 से क्या हो जाएगा माइनस में 64, कोई दिक्कत नहीं। -116 बटे में 116 √अंडर, तो यहाँ से जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, √2 × √2 लिख सकते हैं, किसको 4 को, अच्छा 2 को लिख सकते हैं ना, √2 × में √2, उसी तरह से यहाँ क्या है तो 160 और डिवाइडेड में √116 है, तो इस 116 को लिख सकते हैं √116 × में √116 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में क्या है तो √116 ये चीज़ है। तो यहाँ से एक वो रूट ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर में ही ना बचेगा, √116, यही हो गया इसका आंसर। यहाँ मॉडुलस था तो नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय द ग्राफिकल मेथड, मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, जेड बराबर दिया गया है, सब्जेक्ट टू दिया गया है, 3 इक्वेशन दिया गया। आप लोगों को 3 इक्वेशन वाला नहीं पूछा जाएगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% कि आप लोगों को 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। हम बोले ना कि मॉडल सेट में जो रहता है उसका थोड़ा अपोजिट सोच के बात करना है। जैसे यहाँ 3 इक्वेशन वाला दिया है तो हमेशा याद रखना है कि 3 इक्वेशन वाला एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, वहाँ पूछेगा तो 2 ही इक्वेशन वाला पूछेगा। हाँ कर लेना है, अगर मॉडल सेट में दे दिया है तो एक दो बार देख लेना, खैर ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा ही 2 इक्वेशन का करते थे उसी तरह हम लोग 3 इक्वेशन का करेंगे बस। हाँ तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। मिनिमाई दिया गया जेड बराबर 20x
प्लस में 10y सब्जेक्ट टू दिया गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर मान लिए 1 2 3 और इसको क्या मान लिए 4, ये दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो लिख दिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, किस लाइन का? तो हम लोग लेस देन और इक्वल टू का ग्राफ खींचने जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग इक्वल टू का जानते हैं, इसलिए यहाँ लिखना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राफ खींचने जानते हैं केवल इक्वल टू का, इसीलिए यहाँ इक्वल टू लेना है। अब उसी तरह से जैसे 10 में करते थे क्या, एक बार x का मान 0 लेंगे तो x का मान 0 लेंगे तो x खत्म हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा? तो y का मान ये 2 इधर जाएगा, 2 गुना में तो भागम चल जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 20। उसी तरह से एक बार y का मान 0 लेना है, तो जैसे ही y का मान 0 लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो यही काम किए हुए हैं। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखते हैं x का मान 0 y का मान 20 यहाँ पर है, x का मान 0 y 20, फिर x का मान 14 और y का मान 0, x का मान 40 y का मान 0, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ दोनों ग्राफ खींच देते हैं। अच्छा, ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट निकाल लिए थे, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ का यहाँ लाइन का नाम हम लोग लिख दिए, इस लाइन का नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट को भी लिख देना है, माइनस मतलब 40 और 0 0 20, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को पूछेंगे क्या, बोलेंगे तुमको इधर आना है या नहीं आना है, तो पुटिंग इधर का कोई भी पॉइंट अगर आपको चेक करना है क्या ये लाइन इधर आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है, अगर ऐसा आपको पूछना है किसको, लाइन को, तो इधर का कोई भी पॉइंट आप उठा के किस में रखना है? इक्वेशन नंबर 1 में। अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इधर आना चाह रहा है। अगर इधर का पॉइंट अगर आप डालोगे और इधर का पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन में, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इधर नहीं आना चाह रहा है, मतलब उधर जाना चाह रहा है। तो देखते हैं, पुटिंग 0 0 मतलब इधर का कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो इक्वेशन 1 में, लेकिन 0 0 रखने से आसान हो जाता है, इसीलिए 0 0 रखें। तो 0 0 रखेंगे तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। अच्छा, जब पुटिंग करोगे तो यहाँ लेस देन इक्वल टू ले लेना है, लेकिन अगर आप लाइन खींच रहे हो तो लेस देन इक्वल टू नहीं लेना है, बात को समझना है। तो यहाँ 0 0 रखेंगे तो x की जगह 0, y की जगह 0 इंटू समथिंग 0 लेस देन इक्वल टू 14। 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, क्या सही है? 0 छोटा है, मतलब 0 छोटा है 40 से, तो हाँ छोटा है, मतलब ट्रू है। मतलब इधर का पॉइंट हम लोग डाले थे कहाँ, तो इक्वेशन 1 में। तो बोले तुमको इधर आना है, तो बोलेगा हाँ ट्रू, मतलब ये ट्रू बोल दिया, मतलब इधर आना चाह रहा है। तो थोड़ा थोड़ा शेडो लगा देना है, यहाँ जो हम लगा के दिखाएं हैं थोड़ा थोड़ा शेडो लगाना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में आते हैं, तो इक्वेशन 2 में क्या है? 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो वही काम इसमें भी करना है। जब ग्राफ खींचोगे तो यहाँ इक्वल टू लेके चलना है, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लेना है, यहाँ हमेशा क्या लेना है? इक्वल टू लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या किए? इक्वल टू ले लिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये एक बार x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रखेंगे, x खत्म, y बराबर क्या आ जाएगा? 30। एक बार y को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y को 0 रखेंगे तो 3x बराबर 30, तो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो उसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो x 0 y 30, x 0 और y में 30 यहाँ पर है, ये पॉइंट हो गया। फिर x 10 y 0 यहाँ पर है, तो ये हम लोग ग्राफ खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नाम लिख देंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाह रहे हो ओरिजिन की तरफ, मतलब आप जिधर वाले पॉइंट को रखोगे, अगर इधर वाले पॉइंट को आप रखना चाह रहे हो तो इधर वाले भी रख सकते हो, इधर वाले भी रख सकते हो। लेकिन अगर जिधर वाले पॉइंट को अगर आप रख रहे हो, अगर उधर ट्रू हो रहा है, अगर ट्रू हो रहा है मतलब वो उधर जाना चाह रहा है, अगर फॉल्स हो जा रहा है मतलब उधर जाना नहीं चाह रहा, मतलब उसका अपोजिट साइड जाना चाह रहा है। तो यहाँ हम लोग 0 का पॉइंट रख दिए, तो 0 0 रखें, मतलब ओरिजिन का पॉइंट रख दिए, इधर वाला पॉइंट रखें। पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाह रहे हो, तो देखते हैं कैसा जवाब दे रहा है। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 3x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो क्या 0 बड़ा होता है 30 से? नहीं, मतलब फॉल्स। मतलब इधर का पॉइंट हम लोग दिए, किधर का? 0 का, 0 ओरिजिन की तरफ, तो इधर नहीं आना चाह रहा है, मतलब इधर आने से इनकार कर रहा है, तो मतलब पक्का है कि इसके अपोजिट साइड जाना चाह रहा होगा। तो इधर थोड़ा थोड़ा शेडो कर देना है, थोड़ा थोड़ा क्या करना है? शेडो कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
अब उसी तरह से थर्ड इक्वेशन में ड्रो द ग्राफ ऑफ द लाइन क्या 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू लेना है कब, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो x का मान 0 रखेंगे पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कटेगा तो आ जाएगा 20। उसी तरह से y का मान 0 लेंगे तो x का मान 15 आ जाएगा। तो उसका ग्राफ खींच लेते हैं, x0 y 20 यहाँ पर है, फिर x15 y0 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ग्राफ खींच देंगे। अब इस लाइन को पूछेंगे क्या तुम इधर आना चाह रहे हो, किधर, तो जिधर का पॉइंट रखेंगे तो ओरिजिन की तरफ का रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इधर डालने में आसान होता है इक्वेशन में। तो 0 पुटिंग 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या था, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 4x के जगह 0, 3 इंटू वाई के जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या सही है, मतलब 0 बड़ा है 60 से, नहीं, मतलब फॉल्स। मतलब इसको पूछें क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, मतलब ओरिजिन का पॉइंट दिए थे उसको, क्या तुम ओरिजिन की तरफ आना चाह रहे हो, तो बोला नहीं, फॉल्स बता दिया, मतलब इसका अपोजिट साइड जाना चाह रहा है, मतलब इधर जाना चाह रहा है, तो इधर इधर थोड़ा थोड़ा शेडो कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 का बारी आ गया। इक्वेशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्स और वाई जो हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब तीनों चारों इक्वेशन को हाँ जहाँ कर रहा होगा वहीं उसका फिजिबल रीजन होगा। तो देखते हैं। तो ये बोल रहा था हम इधर रहेंगे, ठीक है। कौन, इक्वेशन 1 बोल रहा था हम इधर जाएंगे, इक्वेशन 2 बोल रहा था हम इधर जाएंगे, ठीक है। सबका देखना है बॉन्डेड, तो ये बोल रहा है इधर जाएंगे। फिर इक्वेशन थर्ड बोल रहा था हम इधर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक बोल रहा है इक्वेशन नंबर 4 कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो फिजिबल रीजन यही बन रहा है। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है सो इक्वेशन नंबर 2 इधर नहीं जा रहा है बल्कि इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन का इधर ही बॉन्डेड रीजन होगा, ये लाइन के इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये हम लोगों का फिजिबल रीजन बन गया, ये फिजिबल रीजन बन गया। अब याद रखना है जितना भी फिजिबल रीजन बना, फिजिबल रीजन का जितना भी कॉर्नर पॉइंट है, सभी कॉर्नर पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ का पॉइंट पता है, ये भी फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट है, तो ये भी पता है कितना 15,0। यहाँ वाला नहीं पता है, फिर यहाँ वाला नहीं पता है। तो देखिए इसमें बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, दो पॉइंट फिजिबल रीजन का नहीं पता है, तो दोनों फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा कौन कौन इक्वेशन को, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट पता चलेगा। फिर ये और ये लाइन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट पता चलेगा। तो उसी तरह से दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है सो दो पॉइंट पता नहीं है, तो दो पॉइंट पता नहीं तो 2 बार इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को घबराना नहीं, इतना लंबा नहीं पूछता है। तो सॉल्विंग 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कौन कौन इक्वेशन को जो भी हम यहाँ बताएं। सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोफिशिएंट को सेम करते हैं, y के कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3। तो हम सोच रहे हैं कि अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो y के कोफिशिएंट को या तो सेम कर दो या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दो, ताकि एगो कैंसिल हो जाए और एगो का मान हम लोगों को निकल जाए, विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, इसको 3 से गुना कर दिए फर्स्ट इक्वेशन को, तो जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 से गुना करेंगे 3y, 3 से गुना करेंगे 30 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 में किसी से गुना नहीं करें, इसका मतलब 1 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 से। तो यहाँ से क्या करेंगे कि साइन दोनों में सेम है तो हमको घटा देना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस 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 यानी साइन को चेंज कर देना है। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9x माइनस में 4x, तो 5x आ जाएगा। 90 माइनस में 60 कितना हो जाएगा 30। 5 इधर गुना में, डिवाइड में करेंगे x का मान 6। अगर x का मान 6 आ गया तो इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, इसको इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, लॉन्ग थोड़ा वीडियो हो जाएगा इसकी वजह से। अगेन सॉल्व,
तो अब किस पॉइंट को फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट को फाइंड करना है उसी दोनों इक्वेशन को लेना है। जैसे यहाँ ये पॉइंट को फाइंड करना है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लेना होगा, क्यों, क्योंकि वही दोनों इक्वेशन यहाँ कट कर रहा है। तो ये इक्वेशन क्या है, x + 2y = 40 और ये इक्वेशन क्या है 3x + y = 30। तो यही दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करना है। वही विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। विलोपन विधि से सॉल्व करोगे x का मान 4 आ जाएगा। अच्छा, कोफिशिएंट को सेम नहीं कर पाओगे, इससे 2 से गुना कर देंगे तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ y का मान भी आ गया, मतलब पॉइंट आ गया क्या, b पॉइंट आ गया 4 और 18, f पॉइंट आ गया 6 और 12, यहाँ से देख सकते हो आप। तो ये आ गया हम लोगों का b पॉइंट और f पॉइंट आ गया, मतलब फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट स्टेप कॉर्नर पॉइंट दिया गया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन का जितना भी कॉर्नर पॉइंट है सबको लिख देना है। BCDF ये हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट था, आप देख सकते हो BCDF देखिए B था, B किधर है, BCDF। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और यहाँ नहीं बताए ना, x और y > 0 इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिजिबल रीजन जब भी लिखोगे तो जहीं से स्टार्ट करोगे, जैसे D से स्टार्ट करो तो D तक ही लाके छोड़ना है, मतलब DFBCD जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, DFBC तो D तक लाके छोड़ना है, मतलब जहीं से स्टार्ट करोगे वहीं तक लाके छोड़ देना है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें C से तो CDFB तक नहीं छोड़ना, फिर C तक लाके छोड़ देना है, तब यहाँ क्लोइड बनेगा। अगर आप ऐसे कर दे रहे हो DFBC तो इसका मतलब इधर भी आपका बॉन्डेड है, तो इधर फिजिबल रीजन हम लोगों का नहीं है, तो जहाँ से आप चालू कर रहे हो वहाँ तक लाके छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हम लोगों का। अब कॉर्नर पॉइंट सभी पॉइंट को लिख दिए, BCDF का पॉइंट को लिख दिए। अभी z बराबर दिया गया है, अब इसमें मान को रखना है, x का मान 6, y का मान 12, तो यहाँ से 20 × x का मान 6, 10 × y का मान 12, इसको सॉल्व करेंगे 240 40, 0 तो 20 × x का मान 40 है तो 40, 10 × y का मान 0, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 800, d का मान 15, 20 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी होगा 10 × 0 तो यहाँ से 0 यानी 300 हो जाएगा। उसी तरह से x का मान 4, y का मान 18 रखना है, कैलकुलेट करेंगे 260, मतलब 260 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेना, आप लोगों को पूछा गया मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमाइज पूछा गया है, तो आप लोगों को मिनिमाइज पूछा गया तो लिखना मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना, मिनिमम वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कौन मिनिमम है, तो 240 है, तो यहाँ लिखना है ये 240 8 पॉइंट, किस पॉइंट पर, तो 240 किस पॉइंट पर है, तो B है ना, यहाँ हम लोग D लिख दिए हैं, गलत हो गया, यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा B, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ B लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या बोल रहा है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब 52 पत्तों वाले गड्डी में एक पत्ता खो गया, कौन खोया ये भी नहीं बता रहा। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ ए डायमंड, मतलब जो बचा हुआ पत्ता था उसमें से 2 पत्ता निकाला जाता है और पाया जाता है कि वह दोनों क्या है, डायमंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो खोए गए पत्ते की ईट होने की क्या प्रायिकता है, डायमंड मतलब होता है ईट, होने की क्या प्रायिकता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले आपको वाट के पास जाना है या तो फाइंड के पास। क्या बोल रहा है, इवेंट सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो एक यहाँ इवेंट्स मिल गया, क्या बोल रहा है, लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो ये दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, ना करके लगा देना, तो लॉस्ट कार्ड बीइंग ए नॉट ए डायमंड। तो यहाँ से हम लोगों को 2 इवेंट्स मिल गया। चलिए इवेंट हम लोग सेलेक्ट कर लिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, लेट इवेंट E1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डायमंड कितना होता है, ठीक है। तो उतना तो डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना ये होगा कि 13 को सब पता होता है, कौन कौन होता है 13, तो वो हम अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। 13 को आप लोगों का रहता है डायमंड, डायमंड होता है 13 को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, डायमंड जिसको हम लोग ईट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है
लाल पान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हट बोलते हैं, हर्ट, लाल पान। इसका चित्र कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर 13 को होता है आपका काला पान, जिसको हम लोग स्पेड बोलते हैं, स्पेड, काला पान। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर 13 होता है आपका चिड़िया, जिसको क्लब बोलते हैं इंग्लिश में, वो कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा हम लोग दिखा देते हैं, इस टाइप का, ठीक है। ये होता है क्लब। तो यहाँ क्या बोल रहा है, लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, उतना नहीं जानना है, केवल आपको ये समझना है डायमंड 13 होता है, हर्ट 13 होता है, स्पेड 13 और क्लब 13 को होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब जो खोया हुआ पत्ता है वो डायमंड है। तो डायमंड कितना होता है, तो 13 को होता है, तो 13 में एगो कोई खोया होगा, तो 13 बटे में क्या हो जाएगा, 52। और बोल रहा है लॉस्ट कार्ड नॉट ए डायमंड, मतलब खोया हुआ पता डायमंड नहीं है। तो डायमंड नहीं है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड छोड़ के कोई भी होगा। तो डायमंड छोड़ के मतलब क्या, तो डायमंड को छोड़ के, तो डायमंड होता है 13, तो 13 को छोड़ के मतलब 39 बटे में क्या हो जाएगा, 52। मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो डायमंड वाले को छोड़ के कोई भी खोया होगा, तो 39 बटे में 52। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि जो बचा हुआ कार्ड था उसमें से 2 कार्ड निकाला जाता है और पाया जाता है कि वह डायमंड है। वो क्या है, तो डायमंड है। तो यहाँ लिख दिए 2 कार्ड्स आर डायमंड, 2 कार्ड्स आर डायमंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, इवन हो चुका है, ठीक है। तो इवन हो चुका है, इसका मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड एगो खो चुका है। तो डायमंड अगर एगो खो चुका है तो बचेगा क्या, 52। तो 52 बटे में क्या, तो एगो खो चुका है, मतलब 52 में एगो खो चुका है, तो बचेगा 51। बोल रहा है 2 कार्ड्स आर डायमंड, 2 बार निकालना है, तो एक बार निकाल दिए। अब एक बार और निकालने जाएंगे तो 12 बटे 51 है, तो एगो और खो जाएगा, तो 12 में से एक और खो जाएगा तो हो जाएगा 11। और टोटल में भी तो एगो खोगा तो क्या हो जाएगा, 51 को है, तो एगो खो जाएगा तो बचेगा तो 50 ही ना, तो ये हो जाएगा 11 बटे 50। वैसे ये कम्बिनेशन से बनेगा, तो हम उससे बचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कम्बिनेशन से नहीं बताया जा रहा है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A/E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब E2 हो चुका है। इसका मतलब लॉस्ट कार्ड ई डायमंड नहीं है, मतलब खोया हुआ पता डायमंड नहीं है। तो खोया हुआ पत्ता अगर डायमंड नहीं है तो डायमंड अभी भी 13 बचा रहेगा। क्या बोल रहा है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट या डायमंड, मतलब खोया हुआ पत्ता डायमंड नहीं है। तो डायमंड नहीं है और फिर हम निकालने जाएंगे डायमंड को, तो 13 को बचा ही रह जाएगा ना, क्यों, क्योंकि डायमंड खोया हुआ पता डायमंड नहीं है। तो डायमंड हम लोगों को यहाँ प्रोबेबिलिटी चाहिए, और खोया हुआ पता डायमंड नहीं है, मतलब डायमंड अभी भी 13 बचा रहेगा। और खोया हुआ पता, अच्छा डायमंड नहीं खोया, डायमंड नहीं खोया है, ठीक है। तो डायमंड नहीं खोया, कोई तो खोया होगा ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, 51। और फिर एक बार निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 13 डायमंड है, फिर एक बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बटे में 50। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग बाय बेस थ्योरम, ये कंडीशनल था, अब इसको उल्टा देंगे तो ये बेस बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो हम लोग लिखने जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला, फिर A/E1, मतलब इसको पलट देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। मतलब अगर यहाँ E1 पूछा जा रहा है तो E1 इंटू A/E1, और नीचे में क्या होता है, टोटल, तो यहाँ टोटल लिख दिया। अब जो मान दिया गया था उसको हम लोग लिख देंगे, वो हम लोगों का सोल्यूशन हो जाएगा। 13 बटे में 52, तो यहाँ 13 बटे में 52, फिर यहाँ क्या है, तो 39 बटे 52, तो यहाँ हम लोग लिख दिए क्या चीज़, 39 बटे में 52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, तो A/E1 इतना है, तो यहाँ लिख दिए A/E1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, तो यहाँ A/E1 लिख दिए 12 बटे 51 इंटू 11 बटे 50। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या था, 39 बटे 52, A/E2 मतलब A/E2, तो A/E2 इतना है 13 बटे 51 इंटू 12 बटे 50। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एलसीएम लेके आप काट सकते हो। नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 52 इंटू 50 इंटू 51। यहाँ भी एलसीएम लोगे तो 52 इंटू 50 इंटू 51 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 13 12 11 गुना, नीचे में 13 12 11, और यहाँ बचेगा 39 13 और 12। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 13 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 13 और 12 यहाँ भी कॉमन लेके काट देंगे, तो बचेगा 11 बटे में 11 प्लस 39 यानी 11 बटे 50। तो ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
52 क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है? 52 में क्या बोल रहा है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पाई बाय टू डिफाइन इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल्स 0 से पाई बाय टू लिमिट दिया गया 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो यहाँ से हम लोगों को पता ये चल रहा है कि जो एक्सरसाइज आप लोगों का 7.11 है, एक्सरसाइज 7.11 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहने का मतलब वहाँ से एक वो 3 नंबर का दे रहा है, फिर एक 5 नंबर का दे रहा है, मतलब 8 नंबर का डायरेक्ट आप लोगों को सब्जेक्टिव में दे रहा है। किस एक्सरसाइज से? तो एक्सरसाइज 7.11 से। तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 7.11। तो यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में बनाने का प्रयास किए हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझना है थोड़ा। क्या दिया गया है? जो दिया गया है उसको लेट कर लिया आई बराबर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन है तो आई तो लेट करना पड़ेगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो एक आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया गया है। 0 से पाई बाय 2 log sin x अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? तो इंटीग्रेशन होता है -π/2 log 2। ये होता है इसका फॉर्मूला -π/2 log 2। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो यहाँ 0 से π/2 2 log sin x dx, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग कर दिए, जैसे यहाँ एक इंटीग्रेशन था तो एक बार dx, दो अलग अलग कर दिए तो अलग अलग dx आ जाएगा। लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को, किसी नंबर को अगर एंगल में डिवाइड करना चाहते हो, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड करना चाहें तो आगे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और एंगल में 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना पड़ेगा। एंगल में नहीं, पावर में, जो लिमिट दिया गया है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग प्रॉपर्टी का यूज किए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1/2 0 से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाए, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। log 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin x dx, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log sin x dx, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -π/2 log 2, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1/2 है तो यहाँ है पाए, तो हम सोच रहे हैं कि अगर π/2 आ जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 0 से π/2 log sin x। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए कि अगर लिमिट को आप हाफ करना चाहते हो तो आगे में 2 आ जाता है, तो 2 0 से क्या कर दिए? π/2 log sin x dx, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल तो माइनस में π/2 log 2 माइनस 2 विथ कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 आ गया, log sin x dx आ गया, तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -π/2 log 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस में पाई log 2 प्लस में माइनस प्लस π/2 log 2। आप यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे माइनस में एक वो पाई था और प्लस में आधा, तो जैसे -1 और प्लस में आधा तो क्या हो जाता है? माइनस में आधा हो जाता है। तो वही काम किए, माइनस में आधा π/2 log 2, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहीं आंसर बोल सकते हो, नहीं तो इस माइनस को अगर आगे यहाँ पावर में चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? -π/2 log में पावर चढ़ जाता है तो -π/2 log, अगर इस माइनस को पावर में लाओगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? -1, और 2 के पावर -1 क्या हो जाता है? तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो π/2 log क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1 मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।